हम पढ़ेंगे इसमें आज अभी हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। ठीक है, और डिफरेंट भी है और अदर चैप्टर से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बल्कि। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट किसे बोलते हैं? अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज एनी कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो दैट गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट ऑफ वन एंटिटी। एक एसेट के लिए, एक एंटिटी के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है और दूसरी एंटिटी के लिए वो या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या फिर वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा ऑफ अनदर एंटिटी के लिए। एक एंटिटी के लिए क्या हो गया? फाइनेंशियल एसेट होगी, दूसरी एंटिटी के लिए क्या हो गया? या तो वो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन ये रिटर्न में जरूरत नहीं है, नो नीड नॉट बी इन राइटिंग, राइटिंग में जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट। अब एक और, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पता है कि भी कॉन्ट्रैक्ट से राइज होता है, बट ये जो इनकम टैक्स पे करना, कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट असेट्स, ये कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं है। ठीक है, ये स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस होती हैं जो जरूरी होती है। डू नॉट अराइज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस आर नॉट फाइनेंशियल लायबिलिटी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, दो तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट में क्या आएंगे? रिसीवेबल्स, पेएबल्स एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स हमारे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या हो गए? फाइनेंशियल ऑप्शंस, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, करेंसी स्वैप्स, ये क्या हो गए? डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो गए ये। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन है कि एक एंटिटी के लिए फाइनेंशियल असेट, दूसरी एंटिटी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि फाइनेंशियल असेट होते क्या हैं, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में समझेंगे कि फाइनेंशियल असेट है क्या, फाइनेंशियल लायबिलिटी और फाइनेंशियल इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या है। सबसे पहले फाइनेंशियल एसेट को समझेंगे। फाइनेंशियल एसेट क्या है? आपको सब पता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई या फिर जो भी हमारा जो सामान है उसको हम एसेट बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या आ रहा है? फाइनेंशियल एसेट आ रहा है। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे कन्वर्ट कर सकें उसे हम फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। ठीक है, जैसे कैश है, ये फाइनेंशियल एसेट है मेरे पास, कैश है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अनदर एंटिटी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट अगर किसी एंटिटी का मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से मैं एक कंपनी हूँ, मेरे पास कैश है तो वो मेरी फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है, अगर मेरे पास इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं लेकिन अनदर एंटिटी के, तो मेरी ये क्या हो गई? ये भी मेरी फाइनेंशियल एसेट हो गई। या फिर मेरे पास राइट है, राइट क्या, किस चीज़ का राइट है? रिसीव करने का। क्या रिसीव करने का? कैश रिसीव करने का, या फिर फिक्स असेट्स रिसीव करने का, फाइनेंशियल असेट रिसीव करने का, या तो एक्सचेंज करने का फाइनेंशियल असेट फाइनेंशियल, लेकिन किन टर्म्स में? फेवरेबल टर्म्स में। तो मेरी ये क्या होगी? मेरी ये फाइनेंशियल असेट हो गई। थर्ड, तीसरा है इसमें अ कॉन्ट्रैक्ट दैट विल और मे बी सेटल इन एंटिटीज ओन। एक कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कि सेटल होना होगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल एसेट बोलेंगे। जैसे नॉन डेरिवेटिव कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स मिलने हैं। ठीक है, तो मेरी क्या हो गई? फाइनेंशियल एसेट हो गई। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिलने हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरी फाइनेंशियल एसेट हो गई। अब जैसे मैं सभी को पता है असेट्स किसे बोलते हैं? असेट जो भी मेरे पास, जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, तो मैंने क्या, ये सब क्या चीज़ें होती हैं? असेट्स होती हैं। बट यहाँ पे वर्ड यूज होता है फाइनेंशियल एसेट। तो जो अदर असेट्स हैं जैसे फिजिकल असेट्स हो गई, राइट ऑफ यूज असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स को हम ये फाइनेंशियल एसेट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? इन असेट्स से हम कैश अर्न कर सकते हैं, कैश तो अर्न कर सकते हैं, बट इट डज नॉट गिव राइज टू अ प्रेजेंट राइट। कोई इसमें हमें राइट नहीं है टू रिसीव अ कैश और अनदर फिक्स असेट। फाइनेंशियल एसेट्स को हमें कोई राइट नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए हम इसे फाइनेंशियल एसेट नहीं बोलते। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हमने पैसे पे कर दिया लेकिन इसको हम वैसे एसेट बोलते, बट हम फाइनेंशियल एसेट नहीं बोलेंगे। इसमें क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस में हमें सर्विस लेने का राइट मिल जाएगा, बट कैश रिसीव करने का राइट मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी ये क्या है? फाइनेंशियल एसेट नहीं है। फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल लायबिलिटी हम किसे बोलते हैं? लायबिलिटी का मतलब ऑब्वियस ही बात है ऑब्लिगेशन होगा। ठीक है, लायबिलिटी है फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है कैश डिलीवर करने का या फिर फाइनेंशियल एसेट डिलीवर करने का, तो ये ऑब्लिगेशन हो गया, तो मेरी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी। या फिर एक्सचेंज करने का फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी, लेकिन किन टर्म्स में? अनफेवरेबल टर्म्स में, तो ये मेरी क्या हो गई? फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई।
सेकेंड पॉइंट क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है दैट विल और मे बी सेटल इन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में जो सेटल होना है, ठीक है, तो उसे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी कब कहेंगे, जब हमारे ऑब्लिगेशन होगा, जब ऑब्लिगेशन होगा, क्या किस चीज़ के लिए ऑब्लिगेशन होगा, टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को अगर हमें डिलीवर करना है, हमारा ऑब्लिगेशन है, तो मेरी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मुझे सेटल करना है, कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है, लेकिन हमें फिक्स्ड अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट समझ जाएंगे, तो मेरी क्या हो जाएगी, मेरी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। सिंपल एक अगर एक नॉर्मल वे में बताएं, जिसमें भी ऑब्लिगेशन होगा, ठीक है, कैश पे करना है या फिर फाइनेंशियल एसेट पे करने हैं, फाइनेंशियल एसेट्स को डिलीवर करना है, तो या फिर इक्विटी, तो मेरी ये फाइनेंशियल लायबिलिटी। प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रिडम्पशन एट ऑप्शन ऑफ होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, रिडम्पशन तो होना है, मेरी लायबिलिटी है, लेकिन किसके पास ऑप्शन है रिडीम करने का, होल्डर के पास। मैंने होल्डर को ऑप्शन दे रखा है, भाई तेरे को जब तेरे को पैसे की जरूरत हो, जब तेरे को रिडीम करने की जरूरत पड़े, तुम आ जाना। तो मेरा क्या हो गया, ये ऑब्लिगेशन हो गया कि वो जब भी बंदा पर्सन आएगा जो होल्डर है, वो तब भी आएगा, तब मुझे पैसे देने पड़ेंगे, तब मुझे वो उसके शेयर्स रिडीम करने पड़ेंगे। और हम इलस्ट्रेशन 5 कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर कितना है, 12.11 पे है, जो मेरे पास मैट है उसमें 12.11 पेज नंबर है, ठीक है। उसमें क्या बोलता है, ए लिमिटेड मेक्स अ बोरोविंग ऑफ ₹10 lakhs फ्रॉम आरबीसी बैंक से इसने पैसे लिए, ठीक है, विद अ बुलेट रीपेमेंट ऑफ 10 lakhs एंड मतलब एक साथ पेमेंट करनी थी, उसका बुलेट पेमेंट मतलब एक साथ पेमेंट करनी है। इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। नाउ कंपनी डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5th ईयर में क्या करा, कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया, पे नहीं करा। कंसिक्वेंटली रीशेड्यूलिंग ऑफ द पेमेंट शेड्यूल इज मेड बिगिनिंग ऑफ 6th ईयर ऑनवर्ड्स में दोबारा से स्टार्ट किया। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे ₹13 lakh, 13 है ना, 1 2 3, हाँ 13 lakh at the end of the 6th year of one time settlement in lieu of default of the payment of the made earlier। उसने क्या कि डिफॉल्ट हो गया, उसने वो डायरेक्ट कितने 13 लाख रुपए फुल सेटलमेंट कर देगी। अब इसमें हमें देखना है, डज द अबव इंस्ट्रूमेंट मीट द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करता है। एनालाइज द डिफरेंशियल अमाउंट टू बी एक्सचेंज फॉर वन टाइम सेटलमेंट, जो डिफरेंशियल अमाउंट अगर एक्स्ट्रा पे कर रहा है तो उसको हम कैसे कितना अमाउंट है, एनालाइज द डिफरेंशियल अमाउंट टू बी एक्सचेंज फॉर वन टाइम सेटलमेंट। अब इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर क्या है, ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट वेयरइन द अगेंस्ट द बोरोविंग। ए लिमिटेड ने क्योंकि पैसे लिए थे आरबीसी लिमिटेड से, उसने एक अरेंजमेंट में उसने अरेंजमेंट किया कि ठीक है, ए लिमिटेड हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक। इसका आंसर हम देखते हैं, इलस्ट्रेशन 5 का आंसर देखते हैं। ए लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट वेयरइन अगेंस्ट द बोरोविंग, ठीक है, क्योंकि उसने ए लिमिटेड ने पैसे लिए थे, उसने एक अरेंजमेंट करी कि भाई मैं एक साथ पैसे दे दूंगा, ठीक है। ए लिमिटेड हैज अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू मेक स्ट्रीम ऑफ पेमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, ठीक है, उसे पैसे देने थे। अब क्या दिस क्योंकि ऑब्लिगेशन है पे करने का, तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोलता था कि जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट करी है वो क्या है, ठीक है। हमें इसमें पहले पॉइंट में तो हमें समझ आ गया कि भाई हमें ऑब्लिगेशन था, तो हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। दूसरा पॉइंट ये क्या है कि वो उसने एक साथ जो 13 लाख दे रहा है, वो किस तरीके से हम उसे कैलकुलेट करेंगे। द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी सेटल्ड एंड एनी डिफरेंशियल अराइजिंग अपन वन टाइम सेटलमेंट एट द एंड ऑफ 6th ईयर। जैसे पहले साल में 10 लाख का लोन था, फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट कितना हुआ, 1,20,000 उसने पे कर दिया, ठीक है। फिर भी लायबिलिटी हमारी 10 लाख ही बची, इंटरेस्ट अराइज हुआ 1,20,000, इंटरेस्ट पे कर दिया 1 लाख, फिर लायबिलिटी हमारी थर्ड ईयर में कितनी बची, 10 लाख रुपये, फिर इंटरेस्ट अराइज हुआ उतना ही पे कर दिया, लायबिलिटी 10 लाख ही रह जा रही है बार, तो ठीक है। इंटरेस्ट अराइज हुआ, इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। 5th ईयर में हमारी लायबिलिटी कितनी है, 10 लाख है, लेकिन हमने 5th ईयर के एंड में क्या करा है, इंटरेस्ट पे नहीं करा। इंटरेस्ट अराइज कितना हुआ, 1,20,000, इंटरेस्ट पे करा नहीं पे करा, ठीक है। तो हमारी जो लायबिलिटी कितनी बन गई, 10 लाख पहले और 1,20,000 इंटरेस्ट का, तो 11,20,000 हमारी लायबिलिटी बन गई। तो इसमें फिर 6th ईयर पे भी इंटरेस्ट लगेगा 12%, ठीक है, 12% हमारा इस पर कैलकुलेट होगा, 12% हमने लगाया तो 1,34,400 का हमारा इंटरेस्ट बना। तो टोटल हमारी जो पेमेंट है वो कितनी बनी, 12,54,400 हमें पे करना है। लेकिन जो ये कंपनी है, जो ए लिमिटेड है, वो कितना दे रही है, फुल सेटलमेंट कर रही है, तो कितना दे रही है, 13 लाख रुपए फुल सेटलमेंट कर रही है,
कंपनी एक बार में कितने रुपए दे रही है, 13 लाख रुपए की फुल सेटलमेंट करिए, वन टाइम सेटलमेंट में 13 लाख रुपए पे कर रहे हैं। तो एडिशनल अमाउंट कितना हुआ, हमारी जो लायबिलिटी बनी थी वो तो हमारा 12,54,400 बनी थी, लेकिन पे कितने करने पड़ रहे हैं, 13 लाख। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितने पे कर रहे हैं, 45,600 हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे कैश अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर कंडीशंस दैट आर अनफेवरेबल। ये क्या है कंडीशन है, ऑब्वियस सी बात है अनफेवरेबल है, क्योंकि 12,54,000 कुछ करके बन रही थी अमाउंट, लेकिन 13 लाख पे करने पड़ रहे हैं, तो अनफेवरेबल हुआ ना ए लिमिटेड के लिए, एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं, दैट इज अनफेवरेबल टू ए लिमिटेड। ठीक है, owing to the additional amount payable in a compensation to the amount that would have been paid without one time settlement, hence the resettlement arrangement meets the definition of financial liability। क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं ए लिमिटेड को, अनफेवरेबल है ए लिमिटेड के लिए, तो ये हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी हो गई। जो हमने एडिशनल अमाउंट पे किया है वो भी हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी क्योंकि अनफेवरेबल टर्म्स में है। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, हमने फाइनेंशियल एसेट पढ़ लिया, फाइनेंशियल लायबिलिटी पढ़ लिया। अब इक्विटी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अ कॉन्ट्रैक्ट दैट एविडेंसेस अ रेजिडुशियल इंटरेस्ट इन द असेट्स ऑफ एन एंटिटी आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑफ इट्स लायबिलिटीज। सारी लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद जो बचता है, जो उसे बोलते हैं रेजिडुशियल इंटरेस्ट। ठीक है, एक एंटिटी में रेजिडुशियल इंटरेस्ट होगा अगर किसी का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जो बचा कुचा अगर मिलता है तो जिसे मिलता है उसे हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। अब इसमें डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती, हमें पे करना है वगैरह वगैरह। ठीक है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू डिलीवर कैश और फिक्स फाइनेंशियल एसेट। हमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है कि हमें कैश देना है या फिर फाइनेंशियल एसेट्स देनी है, ना ही हमें कोई ऑब्लिगेशन होता है कि हमें एक्सचेंज करनी है फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल लायबिलिटी अंडर पोटेंशियल अनफेवरेबल टर्म्स में। कोई भी हमें कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होता, क्योंकि अगर ऑब्लिगेशन होगा तो मेरी वो फाइनेंशियल लायबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट क्या हो गया, if the instrument will or may be settled in the issuer's own equity instrument। अगर issuers के own equity instruments हैं, अगर उसमें settlement होती है तो हम इसे equity instrument कैसे बोलेंगे। अगर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन क्या है इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है फॉर द इशूअर टू डिलीवर अ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। कोई कंपनी है अगर उसके पास उसे किसी को वेरिएबल नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स देने हैं, बट क्या है कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या हो गया, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट अगर है, सेटल हो रहा है, ठीक है, लेकिन कब, जब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैश होगा और फिक्स्ड अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तभी ये मेरा क्या होगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। लेकिन इसमें एक मेन बात ये है कि जो ए और बी, जो दो कंडीशन है ना, कि कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए कि कैश का और फिक्स असेट्स का, और दोनों ही कंडीशन हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं। ए और बी जब दोनों होंगी, ऑब्वियस सी बात है, जब हम इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इक्विटी की बात कर रहे हैं, नाम में इक्विटी ही नहीं आएगा, सेकंड टर्म ये आएगी ही नहीं, तो हमारा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होगा कैसे। ठीक है, तो हमें पहला तो ये कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं होनी चाहिए कि कैश पे करना है, कि फाइनेंशियल एसेट्स देनी है, कुछ भी देना है। ठीक है, दूसरा ये होना चाहिए कि किसमें सेटलमेंट हो रही है, वेरिएबल नंबर इक्विटी अगर वेरिएबल नंबर में हो रही है तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इनमें हो रही है, अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, सेटल हो रहा है, तो उसमें फिक्स्ड अमाउंट ही कैश होना चाहिए और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट भी मतलब फिक्स्ड होने चाहिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हो जाएंगे। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 8 है जो मेरे मॉड्यूल में है और पेज नंबर है 12.19। ठीक है, सिल्वर लिमिटेड सिल्वर लिमिटेड ने इशू किया इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। इरिडीमेबल दैट मीन जो रिडीम ही नहीं होने हैं। ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स विद फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच एंड अ प्रीमियम ऑफ 90। दीज शेयर्स कैरी अ डिविडेंड कितना 8% है पर एनम। And however, dividend is paid only when the Silver Limited declares a dividend on equity shares and lies the nature of equity instruments। एक तो irredeemable preference shares हो गया, दूसरा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। लेकिन कब, जब डिक्लेयर कर देंगे तब पे करेंगे, अभी तो कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ना अभी पे करना है। तो हम कैसे समझेंगे कि ये लायबिलिटी है मेरी या फिर इक्विटी है, तो इस आंसर को हम अच्छे से देखेंगे।
ठीक है। इलस्ट्रेशन 8, सिल्वर लिमिटेड ने इशू करे थे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, 10 रुपीज़ का और 90 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम था, 8% डिविडेंड है, बट अगर डिक्लेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पे करना पड़ेगा। अभी कोई, अब यहीं से ही समझ आ जाएगा आपको, इरिडीमेबल है तब भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है क्योंकि रिडीम ही नहीं होने, पैसे देने ही नहीं है, यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो गया। डिविडेंड की बात हो रही है, 2 टर्म्स आ गई ना इसमें, इरिडीमेबल में प्रेफरेंस शेयर्स में, और 8% डिविडेंड। डिविडेंड भी पे करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि अभी डिक्लेयर ही नहीं हुआ है, जब डिक्लेयर होगा तब देंगे, तो दोनों में कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। अब कैसे आंसर लिखना है वो देखते हैं। टू मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स आर, 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो इरिडीमेबल का और एक डिविडेंड का, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स कैरी डिविडेंड विच इज पेबल ओनली व्हेन कंपनी डिक्लेयर्स, ठीक है, कंपनी जब डिक्लेयर कर देगी तभी पे करना है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रेफरेंस शेयर्स आर इरिडीमेबल, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इरिडीमेबल है, जो कि पे ही नहीं करने, ठीक है, रिडीम ही नहीं होने हैं। तो अब इसको एनालाइज करेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। एनालाइजिंग द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी, एन इंस्ट्रूमेंट मीट द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी इफ contains no contractual obligation to pay cash, क्या कैश पे करना है, नहीं करना, एंड 2 कंडीशन होनी चाहिए ना फुलफिल। तो वेयर एन इंस्ट्रूमेंट शैल बी सेटल इन ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इट्स अ नॉन डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल ओनली बाय इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट विल बी सेटल इशू ऑफ फिक्स नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये क्या है, हमारी इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन हमने लिखी है। यहाँ पर क्या लिखी है हमने, ये डेफिनेशन लिखी है। अब क्वेश्चन में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन में वो सब भी लिखना है, डेफिनेशन नहीं लिखोगे तो भी तो नहीं चलेगा, ठीक है। अब इसमें जैसा पहला पॉइंट क्या है, फेस वैल्यू इज नॉट रिडीमेबल, फेस वैल्यू क्या है, रिडीम ही नहीं करनी, ठीक है। लिक्विडेशन एक्सेप्ट ऑन लिक्विडेशन, और दूसरा एंड भी आना चाहिए ना, एक तो पैसे नहीं देने, दूसरा क्या है, dividend is payable only if company is declared dividend on equity shares, since dividend on equity shares is discretionary and the company can choose not to pay. Company has an unconditional right to avoid payment of cash on preference shares also, hence preference shares meet the definition of equity instruments.